आपके बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए डेली इवनिंग में इस चैनल पे बिहार टॉपर सीरीज के अंतर्गत एक क्लास का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में हम लोग लगातार सभी विषय की क्लास से आपका मैथ का एग्जाम हो या साइंस या सोशल साइंस सभी की तैयारी हम लोग कर रहे थे। लेकिन आपकी हिंदी एमटी अर्थात कि हिंदी मातृभाषा जिसमें गोधली और वर्णिका जैसे पुस्तक आपको पढ़ना पड़ता है उसकी हम लोग एक भी चर्चा नहीं किए थे। तो अभी के इस वीडियो क्लास में आपके लिए हिंदी का एक शानदार सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट अर्थात कि मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और इस मॉडल पेपर को तैयार करते समय दो बातों पे फोकस किया गया है। एक तो पूरे हिंदी के 100% सिलेबस का आपका रिवीजन हो, क्योंकि अंतिम समय में जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा अंक आपका आएगा। और दूसरा कि इसमें उन्हीं प्रश्नों का समावेशन किया गया है जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है। तो चलिए हिंदी की क्लास की शुरुआत करेंगे। हिंदी में आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको याद होगा उसका आंसर आप ऑप्शन ए बी सी डी जो आपको सही लगेगा आपको कमेंट करते चलना है कभी भी आप क्लास को देखें। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी की स्तर की पता चलेगा कि आपकी हिंदी की तैयारी किस स्तर की है। अगर मान लीजिए इसका आंसर नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, उसको याद करते जाइएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न का आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। और बिहार टॉपर सीरीज के अंतर्गत आपके लिए सभी विषय की तैयारी कराया जा रहा है। तो किसी भी विषय का अगर कोई भी क्लास आप मिस करते हैं तो उससे आपको एग्जाम में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बिहार टॉपर सीरीज के अंतर्गत जितने भी कक्षाओं का आयोजन हो रहा है उन सभी क्लासेस का वीडियो क्लास का मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं बिहार टॉपर सीरीज 2023 के नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो कोई भी क्लास अगर आपका छूटा होगा तो वहां से जाकर देख लीजिएगा जैसे ही ये क्लास खत्म होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हिंदी का ये पहला क्लास है आपके बिहार टॉपर सीरीज के अंतर्गत सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट से हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिंदी का मॉडल पेपर है नया, 100 मार्क्स का हिंदी का एग्जाम होता है। 3 घंटा 15 मिनट प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। आगे निर्देश है, सीधे चलते हैं प्रश्न पे। सबसे पहले खंड अ में आपको एग्जाम में भी बिल्कुल इसी रूप में प्रश्न मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अर्थात कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कहा गया है कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। किसी 50 का उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा 100 में 100 आज के क्लास में चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। हिंदी के नए नए 100 प्रश्नों का आपका अभ्यास होगा। सीधे सीधे प्रश्न यहां से एग्जाम में टकराएंगे। चलिए पहला प्रश्न आगे आपके स्क्रीन पे। सभी विद्यार्थी प्रश्न को पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करें। नहीं मालूम है तो मैं जो सही उत्तर बताऊंगा उसे याद कर लीजिएगा। हिंदी का तैयारी करने का यही तरीका है, क्योंकि हिंदी में मैथ है नहीं। जैसे कल मैं मैथ का क्लास ले रहा था तो मैंने वहां पे प्रश्न को बिल्कुल विस्तार से समझाया था। हिंदी में तो सीधे सीधे उत्तर और प्रश्न पे फोकस रहेंगे। कमेंट में कोई उधर उधर की बात नहीं, सीधे सीधे सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है सुजाता का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है सुजाता कहां से आ रहा है, तो सेकंड हिंदी से आ रहा है। ये प्रश्न कर रहा है सुजाता का जन्म कब हुआ था। 4 फरवरी 1938 को, कि 3 मई 1935 की, 18 फरवरी 1916 की, 10 अक्टूबर 1912। देखते हैं हिंदी के पहले प्रश्न का जवाब ए बी सी डी कौन विद्यार्थी सबसे पहले सही से उत्तर दे पाता है। तो तूफानी लाल आप बन चुके हैं। आपको तूफान मचाते हुए पहला का सही आंसर कमेंट कीजिए। मैं देख पा रहा हूं काफी विद्यार्थी पहला का सही आंसर कमेंट किए हैं। ऑप्शन बी आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। सुजाता का जन्म सर 3 मई 1935 को हुआ था, बिल्कुल सही। पूछे कहां हुआ था, तो तमिलनाडु के चेन्नई में। कहां हुआ था, तो याद रखेंगे तमिलनाडु के चेन्नई में सुजाता का जन्म हुआ था 3 मई 1935 को। आगे बढ़ते हैं सर दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। मैं हिंदी हो या साइंस हो सोशल साइंस जहां पे समझने वाला चीज होता है वहां पे मैं खुद आपको विस्तार से उस प्रश्न को समझा देता हूं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हिंदी है, इसमें ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पे याद कर रखेंगे। फिर भी जो फैक्ट्स है मैंने बता दिया कि तमिलनाडु के चेन्नई में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर पर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सर पापपाती डैश डैश कहानी की पात्र है, अर्थात कि पापपाती किस कहानी में पढ़े आप। सेकंड हिंदी से प्रश्न है, पूरे 100% हिंदी से प्रश्न आएगा। चिंता लेने की कोई बात नहीं है। 100 प्रश्न की चर्चा करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में जैसे ही एक क्लास खत्म होगा आपको बताना है कि 100 में से आपने कुल कितना प्रश्न सही से उत्तर दिया है आज के टेस्ट में। तो पापपाती आप जानते हैं, जो भी विद्यार्थी करें सिर्फ नगर कहानी में आई है, बिल्कुल सही। आपका आंसर बिल्कुल सही है। कौन थी पापपाती, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वल्ली अमाल की पुत्री थी। वल्ली अमाल की पुत्री थी सर, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नगर कहानी की पात्र है। आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है, सभी सेकंड हिंदी से प्रश्न है। जो वर्णिका है आपका सेकंड हिंदी, उसी से प्रश्न लिया गया है कि बड़े डॉक्टर ने
पापपाती को कौन सी बीमारी बताई। आपको बताना है कि बड़े डॉक्टर ने पापपाती को कौन सी बीमारी बताई। जल्दी से आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। बहुआ टाइप प्रश्न आपको लगना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने है, मलेरिया बताया कि मेनिंजाइटिस की टाइफाइड की, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। आंसर नहीं मालूम है तो मैं जो सही उत्तर बता रहा हूं उसे याद करते चलेंगे। चलिए जल्दी जल्दी फास्ट सभी को आंसर देना है, कोई कमेंट बॉक्स में इधर उधर की बात नहीं, हिंदी में कुछ नहीं सोचना है। 3 नंबर लिखिए, अगर आपको लग रहा है बी तो बी कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चला मेनिंजाइटिस, काफी शानदार। तीसरा का हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर, चौथे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन जो है वो किस लेखक का पूरा नाम है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 100% जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, उन्हीं प्रश्नों की चर्चा हम लोग सिर्फ इस क्लास में कर रहे हैं। तो एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है सर, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो सुजाता का नाम है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करने में गलती हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सुजाता। अब आपको क्लियर दिखाई देगा ऑप्शन सी। चौथा का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहां पे मिसप्रिंट हो गया था, सुजाता यहां पे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहे धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। आपको बताना है धरती कब तक घूमेगी, सभी सेकंड हिंदी से प्रश्न आ रहा है, उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शंस चारों आपके सामने है, जल्दी से बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है सुजाता है कि आपके सातकोड़ी होता जी है कि सावरदैया की श्रीनिवास जी। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं कि ऑप्शन सी सावरदैया, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। 6ठे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सभी विद्यार्थी प्रश्न को पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है आपसे राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ कहानी है। अर्थात कि राजस्थानी भाषा की प्रश्न यही जा रहा है आपसे कि इसमें से कौन कहानी, बस सिंपल सा यही प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। नगर है कि माँ है कि दही वाली मंगमा की धरती कब तक घूमेगी, यही प्रश्न आपसे पूछा गया। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे धरती कब तक घूमेगी, जो सावरदैया के द्वारा लिखा गया था, यही राजस्थानी भाषा की यहाँ पे कहानी आपके सेकंड हिंदी में। तो ऑप्शन डी सही आंसर याद रखेंगे। हिंदी है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए ताकि जल्दी से 100 प्रश्नों की समाप्ति कर पाए। और नहीं मालूम है तो मैं जो सही उत्तर बता रहा हूं उसे याद करते चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न काफी आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहा है अहिंसा और सत्याग्रह किसका सबसे बड़ा हथियार था। अंबेडकर जी का कि सुभाष चंद्र बोस का कि नेहरू का कि गांधी का। जल्दी से लिखिए कमेंट में 7 और सही आंसर कमेंट कर दीजिए कि अहिंसा और सत्याग्रह किसका सबसे बड़ा हथियार था। डेली इवनिंग में आपके लिए क्लासेस चल रहा है, क्लास का नोटिफिकेशन लाइव करने से पहले क्लास का चला जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो भी विद्यार्थी लाइव चैट में आंसर देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली इवनिंग में क्लास का नोटिफिकेशन जाए तो क्लास में आ जाइए, या आप नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मैं पूरा बिहार टॉपर सीरीज का लिंक दिया हूं, उसके साथ साथ हम लोग का जो AR कैरियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दिया हूं, वहां भी सभी क्लास PDF नोट्स वहां पे भेज दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ या आप टेलीग्राम पे मान लीजिए लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जुड़े होंगे जो ऑफिशियल आपको लगेगा उसी में ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अहिंसा और सत्याग्रह किसका सबसे बड़ा हथियार था, तो गांधी का। काफी विद्यार्थी तूफानी लाल हमारे इस चैनल के छात्र कमेंट कर दिए हैं, ऑप्शन डी आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे सर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। तो गुरु नानक का अगर आप जीवनी पढ़े होंगे, जो आपके प्रथम जो आपके हिंदी के गद्य खंड पद खंड की शुरुआत हो रहा है उसमें शुरू में ही दिया है, तो वहां पे बताया जाता है कि माना जाता है कि बाबर से उनका मुलाकात हुआ था। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। शानदार शानदार प्रश्न है, प्रश्न का आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलेंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है किसकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। किनके रचना के संग्रह को हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपके गुरु नानक के, कि गुरु गोविंद सिंह की, रस खान की, घनानंद। चारों में से ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पे बताना है कि इसमें से किनके रचना को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। तो किनके रचना को जानेंगे सर, गुरु नानक को। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं किए हैं। इसी तरह सही से उत्तर आपको कमेंट करते चलना है। आगे बढ़ते हैं सर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है वाणी कब 20 के समान हो जाती है। वाणी जो है वो कब 20 के समान हो जाती है।
काफी शानदार और आसान टाइप प्रश्न है। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा, सीधे सीधे आपको सही और सटीक उत्तर करके आना है OMR शीट पे, किसी का भी उत्तर गलत नहीं करना है। देखते हैं कौन विद्यार्थी सबसे पहले 10 नंबर का सही ऑप्शन कमेंट करता है। पूरा आप जब भी कमेंट करें तो 10 लिखिए और ABCD जो भी लिखिए, ताकि पता चले कि इसी का आप उत्तर दे रहे हैं। तो वाणी कब 20 की समान हो जाती है, तो ऑप्शन अगर आप पढ़े होंगे तो ऑप्शन डी पे कहिएगा सर दिया गया है राम नाम के बिना, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 10 का। आगे बढ़ते हैं सर 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपसे कह रहा है चला कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है। इसमें से किस कविता के कवि हैं रेनर मारिया रिल्के जी। मेरे बिना तुम प्रभु की, लौट कर आऊंगा फिर की, अक्षर ज्ञान की हमारी नींद। देखिए हिंदी का दो पतला पतला बुक है, एक फर्स्ट हिंदी एक सेकंड हिंदी, गोधली वर्णिका। दोनों को बार बार पढ़ जाइएगा। खास पढ़ते समय ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी बीच के लाइन भी पूछता है जो इसी में भी आगे मिलेगा, तो उसे उसी रूप में आपको बुक को अच्छा से अध्ययन कर लेना है ताकि एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। और दूसरी बात ये भी ख्याल रखना है आपको कि कविता का नाम, कवि का नाम, उनकी और सब रचना, उनका जन्म मृत्यु, कहानी, उनका कहानीकार, उनकी रचना, जन्म मृत्यु, ये सभी याद रखेंगे क्योंकि यहां से खूब प्रश्न आएगा। तो 11 नंबर प्रश्न का सर सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरे बिना तुम प्रभु, जो है रेनर मारिया रिल्के की रचना है। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं सर 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपके स्क्रीन पे जैसे ही आए कमेंट में कोई इधर उधर की बात नहीं, जब तक क्लास चलता है तब तक सिर्फ प्रश्न और उत्तर पे फोकस रहेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि सर रंगप्पा था, रंगप्पा क्या था, व्यापारी था कि वकील था कि जुआरी था कि किसान था। सोचिए इसमें क्या समझने वाला चीज है। सही और सटीक उत्तर जल्दी से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी कि 12 का सही उत्तर क्या होगा। ऐसे मैथ साइंस का क्लास आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, सभी विषय का क्लास आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूं, तो वहां पे मैं विस्तार से समझाता हूं, लेकिन इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, सीधे सीधे उत्तर आपको देना है। रंगप्पा कौन था सर, जुआरी था। काफी शानदार। ऑप्शन सी जो भी चला कमेंट किए हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है मंगमा किस कहानी की पात्रा है। मंगमा आपको बताना है किस कहानी की पात्रा है, अर्थात कि किस कहानी को पढ़ते समय मंगमा का नाम आप पढ़े हैं। धरती कब तक घूमेगी की, मां की ढाते विश्वास की, दही वाली मंगमा। देखिए दही वाली मंगमा, ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, यहां पे मंगमा आ गया तो यही सही आंसर कर देंगे 13 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रश्न आपसे कि श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। श्रीनिवासन जी जो हैं वो किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, जो भी आपको सही लगता है सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि 14 का सही उत्तर क्या होगा। श्रीनिवास जो है किस साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, मगही साहित्य के कि तमिल के कि कन्नड़ के कि बंगला के। तो आप जानते हैं कन्नड़ से बिलोंग्स करते थे तो कन्नड़ से हो जाएगा, कन्नड़ साहित्य दिया है तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही और सटीक उत्तर और सबसे पहले दे पाते हैं, क्योंकि हिंदी है। सीधे सीधे प्रश्न पढ़िए और उत्तर कमेंट कर दीजिए। कह रहा लक्ष्मी का पति डैश डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति कहां नौकरी करता था सर, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो लक्ष्मी का पति जो था वो कलकत्ता में, क्या नाम था उसका, लक्ष्मण। बिल्कुल सही, ढाते विश्वास चैप्टर से लिया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। कह रहा है ढाते विश्वास कहानी जो है उसमें उड़ीसा का आप जानते हैं जीवन का चित्रण किया गया है, वो उड़िया भाषा का कहानी है, लेकिन हम लोग तो उसे हिंदी में पढ़ते हैं। तो इस ढाते विश्वास कहानी जो उड़िया भाषा से लिया गया है, वो उड़िया भाषा से किसने उसका हिंदी में अनुवाद किया है, प्रश्न सही और सीधे सीधे यही पूछा गया है। तो 16 नंबर प्रश्न का देखते देखते आंसर आपको एग्जाम में कर देना है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। काफी VVI प्रश्न इस साल के लिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे 16 का। ऐसे पूछेगा किस भाषा की कहानी है मूल रूप में, तो उड़िया भाषा की। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 17 नंबर प्रश्न। कह रहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। सभी पुराना अच्छा नहीं होता और सभी नया खराब नहीं होता, ये उक्ति किसकी है, किसका कथन है। ऑप्शन है आपके कि पतंजलि का कि कालिदास का कि वात्स्यायन का कि कबीर का। ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड की तरफ से कई बार पूछा गया है, ऑप्शन बी याद रखेंगे कालिदास का। और सटीक उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है हिंदी है। 100 प्रश्न का आपका अभ्यास हो जाएगा, नए प्रश्न आपको याद करना है, ये पूरा 100 में 100 याद कर लीजिएगा। कह रहा है मंगू की मां के कितने संतानें थी। मंगू के मां के कितने संतानें थी सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जानते हैं आपके बुक में लिखा गया कि मंगू के मां के 4 संतान थी। 2 पुत्र उसका शहर में रहता था, एक पुत्री का शादी हो गया था, सबसे छोटी थी मंगू। तो अगर मंगू को हटा दे
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अगर मंगू को ले ले तो 4। तो कुल पूछ रहा है मंगू की माँ कितने संतान थी, तो 4। ऑप्शन सी। ऐसे कभी कभी पूछता है कि मंगू के माँ को मंगू के अलावा कितना संतान थी, तब होता है 3। तो 18 का हो जाएगा क्या, ऑप्शन आपका सी। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं मंगू जन्म से क्या थी। आपसे पूछ रहा है मंगू जन्म से डैश डैश थी, पागल थी कि चंचल की अंधी की गूंगी। जल्दी से बताइए मंगू जन्म से क्या थी, तो लिखा गया आपके बुक में पागल थी, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। काफी विद्यार्थी अभी 18 का कमेंट करें, हम लोग 19 पे आ चुके हैं। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर देते चलेंगे, क्योंकि इसमें हिंदी, इसमें थोड़ा भी आपको समय नहीं लेना है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है सर ईश्वर पटेलीकर डैश डैश के लोकप्रिय कथाकार हैं। ईश्वर पटेलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। प्रश्न यही पूछा जा रहा है, मराठी के हैं कि गुजराती के कि पंजाबी के कि राजस्थानी के। सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे। 20 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि ईश्वर पटेलीकर जी गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। शानदार शानदार प्रश्न है, याद करते चलिए। 21 नंबर प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी और आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं। पूजा पाठ के ऑप्शंस आपके सामने है कि कर्म कांड के कि बाह्य आडंबर के कि सभी का, तो इसमें सभी का कवि विरोध करता है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। प्रश्न क्या था, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि पूजा पाठ कर्म कांड बाह्य आडंबर सभी का विरोध करते हैं, तो ऑप्शन डी। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इस साल भी प्रश्न सीधे सीधे आएगा फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में, आपको याद रखना है। कह रहा है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है। तो अगर आप बुक पढ़ते होंगे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हिंदी में क्या है कि गोधली वर्णिका बार बार पढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधे सीधे आप एग्जाम में प्रश्न का सही और सटीक उत्तर देने की स्थिति में होंगे। तो इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं 22 का ऑप्शन डी कमेंट किए हैं, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। रसखान को कहा गया था, किसने कहा था, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है, तो आप जानते हैं किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान को कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। अब 23 नंबर प्रश्न आगे आपके स्क्रीन पे कह रहा है आपसे, गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्ति कवि की मार्ग की दीक्षा दी, अर्थात कि गोस्वामी विठलनाथ ने किसे इसमें पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी थी। प्रश्न यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन से आपके घनानंद के कि प्रेम घन को कि गुरु नानक को कि रसखान को, जल्दी से बताएंगे 23 का सही आंसर क्या होगा। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को दिया था पुष्टि मार्ग का शिक्षा, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। याद करते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं सर 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, कबीर रसखान ने चितचोर किसे कहा है। कबीर रसखान ने चितचोर किसे कहा है, तो बउआ टाइप प्रश्न है, कृष्ण को, बिल्कुल सही। कृष्ण को कबीर रसखान क्या कहते हैं, चितचोर, तो ऑप्शन सी। आंसर देते चलिए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए और सही और सटीक उत्तर आंसर देने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम है तो मैं सही उत्तर बता रहा हूं, उसे याद करते चलेंगे। ऑप्शन सी सर सही आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, घनानंद जीवन दायक हो कछु मोर ये पीर हिये परसौ में किस कवि का नाम आया है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, ध्यान से अगर प्रश्न को और ऑप्शन पे आपका ध्यान होगा तो सीधे सीधे सही और सटीक उत्तर आप कमेंट कर पाएंगे कि घनानंद जीवन दायक हो कछु मोर ये पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है। प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो घनानंद किसका नाम आया है, घनानंद का, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं सही से उत्तर दे रहे हैं, अंत तक बने रहिए, 100 में 100 बात सही करके आपको जाना है। करेक्ट, कमरा नंबर 48 में वली अमाल को कौन ले गया। आपको बताना है कि कमरा नंबर 48 में वली अमाल को कौन ले गया। चारों ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से कमेंट में लिखिए 26 नंबर, जो भी आपको लग रहा है सही है उसका आंसर कमेंट करेंगे। तो 26 का सही आंसर जो भी विद्यार्थी करेंगे सर ऑप्शन ए अमलराज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिनको नहीं मालूम था याद कर लेंगे। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, घनानंद का जन्म कब हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस चारों आपके सामने है, 1680 के आसपास कि 1681 के आसपास कि 1682 के आसपास कि 1989 के आसपास। बताइए घनानंद का जन्म कब हुआ था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 27 नंबर प्रश्न का याद रखेंगे, 1689 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। तो ऑप्शन डी 27 का सही आंसर हो जाएगा। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न
कह रहा है आपसे कि सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, कछु अब न भारत में दरसात। क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जो डैश डैश दिया है वहां पे इस चारों में से क्या आएगा। प्रश्न यही पूछा जा रहा है, खाली स्थान को भरना है आपको। कविता का लाइन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दोनों हिंदी का बुक अभी भी समय है, बार बार पढ़ जाइएगा। कह रहे सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश डैश, तो भारतीयता आपके बुक में लिखा गया है कि सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दरसात। तो भारतीयता क्या आ गया डैश डैश के स्थान पे, भारतीयता। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। कह रहा है पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि परदेसी पाए। ये जो पंक्ति है ये किस कविता में आपको पढ़ने को मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कविता और कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए और यहां पे अंत तक बने रहिए, पता चला कि किस कहानी किस कविता को किस रूप में आपको पढ़ना है, किस रूप में प्रश्न आ रहा है। कह रहा है पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि परदेसी पाए, ये पंक्ति किस कविता की है। मेरे साथ दोहरा कर याद करेंगे कि इस पंक्ति किस कविता की है सर। तो जो भी विद्यार्थी आंसर कमेंट किए हैं ऑप्शन बी स्वदेशी कविता की, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। और समझिए आप हिंदी की तैयारी अच्छा कर चुके हैं। आपके स्वदेशी कविता में लाइन पढ़ने को मिलता है कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। कहां पढ़ते हम लोग, स्वदेशी कविता में। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। कह रहे भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। भारत मां की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। तो आपके बुक में अगर भारत माता में चैप्टर में आप पढ़े होंगे, भारत मां की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से किया है, छाया युक्त चंद्र से किया है। तो ऑप्शन डी 30 का सही आंसर कर देंगे। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं लग रहा है अभी तक एक भी उत्तर गलत नहीं किए, 30 तक बिल्कुल सही सटीक उत्तर देते आ रहे हैं। बारीकी से प्रश्न को पढ़ेंगे और सही और सटीक उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम है चिंता की कोई बात नहीं है, क्लास इसीलिए चल रहा है, मैं सही उत्तर इसीलिए बता रहा हूं कि आपको याद करते चलना है। कह रहा है आपसे कि पंत जी के अनुसार भारत माता है। पंत जी अर्थात कि सुमित्रा नंदन पंत का जो कविता है भारत माता ग्रामवासिनी, उसी से प्रश्न है। कह रहा है पंत जी के अनुसार भारत माता कैसी है। मिट्टी की मूरत उदासनी है, वह अपने घर में परवासनी है, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी है कि उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सभी का जिक्र हुआ है पंत जी के कविता में भारत माता ग्रामवासिनी में। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे कि मिट्टी की मूरत उदासनी, वह अपने घर में परवासनी, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी उपयुक्त सभी हैं। आगे बढ़ते हैं सर 32 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष है। आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष क्या है, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 32 नंबर प्रश्न का देखना कौन विद्यार्थी 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष किस कविता में किया गया है। तो जनतंत्र के जन्म। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट किए हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 32 का याद रखेंगे ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर 33 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं मिट्टी की अबोध मूरत कौन है। काफी शानदार, मिट्टी की अबोध मूरत कौन है, काफी शानदार प्रश्न इस साल के एग्जाम के लिए। जल्दी से उत्तर दीजिए इसका सही और सटीक उत्तर। नेता को कहा गया कि जनता को, कि अधिकारी को, कि मंत्री को। तो मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता को कहा गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे 33 का। आगे बढ़ते हैं सर 34 नंबर प्रश्न। कह रहा है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है। सोचिए, मैं शुरू में ही बोल दिया कि इस मॉडल पेपर में आपको वही प्रश्न मिलेगा जिससे कि आपका पूरा 100% हिंदी का हर एक चैप्टर का, व्याकरण के हर एक खंड का अभ्यास हो जाए और उसी लेवल के प्रश्न जो सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे तो प्रश्न याद भी करते चलना है। अर्थात कि मॉडल पेपर से आपका स्व मूल्यांकन हो रहा है कि हिंदी की तैयारी किस चैप्टर से प्रश्न आ रहा है, तो आप उसका उत्तर गलत करें तो उसको पढ़ लेना है क्लास खत्म होने के बाद। और दूसरा कि गेस प्रश्न है तो इसको रट लेंगे तो एग्जाम में भी ये प्रश्न आएंगे। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता कौन है। तो हिरोशिमा है। बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट किए हैं आपका तैयारी बिल्कुल शानदार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न। कह रहे कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन पढ़िए चारों। कह रहा है पहाड़ को, कि व्यक्ति को, कि वृक्ष को, कि सैनिक को। तो किसको कहा है, वृक्ष को। तो ऑप्शन सी लिखकर कमेंट कर दीजिए, 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 36 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। ऐसा कि फिर वही बात पूछ रहा है कि लौट कर आऊंगा जो फिर कविता है ये किस कवि के द्वारा हिंदी में लिखा गया है। प्रश्न यही पूछा जा रहा है। ये बंगला कविता है, मुन्नानंदन दास इसके राइटर और इन्हीं के द्वारा हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे सर 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। इसलिए मैं शुरू में ही आपको बता दिया कि हिंदी का
किताब पढ़ते समय लेखक की जीवनी, लेखक का जन्म मरण, कहाँ से उनकी शिक्षा प्राप्ति हुआ, उसके साथ उनकी कौन कौन प्रमुख रचनाएं हैं, इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। अशोक वाजपेयी का जन्म, चारों ऑप्शन देखिए और ABCD जो आपको सही लगता है उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, याद करेंगे। तो आप जानते हैं अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पूछेगा कहां हुआ था सर, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहां हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे। 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न। करेक्ट, कौन ठंड से कांप रहा था? सोचिए, बुक अगर आप पढ़े होंगे, अंदर का लाइन बाई लाइन पढ़े होंगे तो कहिएगा सर संतु ठंड से कांप रहा था। ऑप्शन ए BCD पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन ए 38 का सही उत्तर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 39 नंबर प्रश्न। कह रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौना की किताब की मछली की पैसा? लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था, क्यों? क्योंकि उसको चाहता कुआं में डालकर उसको बड़ा करना। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली चैप्टर से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं आपके 40 नंबर प्रश्न की। कह रहा है पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? जल्दी से आंसर देंगे सभी विद्यार्थी कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी। काफी आसान प्रश्न है, किसी भी विद्यार्थी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। सभी विद्यार्थी तूफान लाल की तरह तूफान मचाते हुए 40 का सही और सटीक उत्तर कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी सर, तो ऑप्शन सी 3 मछली खरीदी थी। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं सर 41 नंबर प्रश्न। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या है? पूछ रहा है बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, शहनाई है कि हारमोनियम है कि तबला है कि वीणा है? तो बिस्मिल्लाह खां चूंकि शहनाई वादक थे तो इनका प्रिय वाद्य यंत्र शहनाई ही होगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है, ऑप्शन ए कमेंट कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर 42 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खां डैश डैश के निवासी थे। सोचिए, अगर बुक आप नहीं पढ़े होंगे तो किसी भी प्रश्न के उत्तर देने में आपको कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है। तो अभी भी समय है, बुक बार बार पढ़ जाइए, दोनों बुक पढ़ना है। कोई नोट्स कोई गाइड पे डिपेंड रहेंगे। देखिए गाइड, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ये कहां से आता है? बुक से। बुक को हटा देंगे तो कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा है कि पतला पतला बुक है तो हम बुक ही क्यों ना पढ़ेंगे, ताकि हमारे पास संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति भी हो और उसके साथ साथ प्रश्न भी नहीं छूटे और कहानी समझ में भी आए। अगर नोट्स आप पढ़ रहे हैं, गाइड पढ़ रहे हैं, गेस पढ़ रहे हैं, मॉडल पे पढ़ रहे हैं, जैसे यही आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको रटना पड़ेगा और जो छात्र बुक को पढ़ा होगा उसे याद हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे पढ़ा था। तो इसलिए बुक को पढ़िएगा, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खां कहां के निवासी थे? तो सर 42 नंबर प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुमराव के निवासी थे। आगे बढ़ेंगे गुरुजी 43 नंबर प्रश्न। कह रहा है आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, इस नाम से क्या प्रतिष्ठित है? डुमराव की, काशी की, लखनऊ की, सीतामढ़ी? तो काशी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है आपके 43 नंबर प्रश्न का। ये आगे बढ़ते हैं सर 44 नंबर प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण, काफी VVI, कई बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न आपसे, जल्दी से उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी इसका, कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये पंक्ति आप किस पाठ में पढ़े? सोचिए, अगर कहानी पढ़े होंगे तो सीधे आपको याद आ जाएगा, अच्छा इस पाठ में पढ़ा था। ऑप्शंस भी आपके सामने है तो कह देंगे सर शिक्षा संस्कृति में मैंने पढ़ा था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 44 का। आगे बढ़ते हैं सर 45 नंबर प्रश्न। कह रहा है गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? अर्थात कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 45 का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम है तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं सही उत्तर बता रहा हूं, याद करेंगे। लेकिन क्लास खत्म होगा तो सभी चैप्टर हिंदी का, अभी परीक्षा में समय है, अभी से आप चाहें तो 2-2 बार 3-3 बार हिंदी पढ़ सकते हैं पूरा कहानी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था सर? तो 45 का जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि गुरुजी ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर ने, तो बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे सर 46 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं उदात्त का शाब्दिक अर्थ है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। शिक्षा और संस्कृति में गांधी जी किसे बढ़िया और उदात्त शिक्षा मानते? तो वही पूछ रहा है उदात्त का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 46 का। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न। कह रहा है शिक्षा और संस्कृति
किन की रचना है? जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी कि शिक्षा और संस्कृति जो है वो किन की रचना है। प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है, तो महात्मा गांधी जी की रचना है। पूरा कहानी किसने लिखा है मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, याद जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में इसी रूप में खूब प्रश्न मिलेगा। 48 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? इसी उदात्त का अर्थ ऊपर पूछा था कि महात्मा गांधी किसे श्रेष्ठ और बढ़िया शिक्षा मानते हैं, तो महात्मा गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध को उदात्त और बढ़िया शिक्षा कहा है। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 48 का। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल तूफान मचा रही है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप इस चैनल के तूफानी वाले विद्यार्थी हैं। आंसर देते चलिए, अंत तक नहीं मालूम है तो सीधे सही और सटीक उत्तर याद रखेंगे। कह पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? जब लेखक ने पहली बार बहादुर को देखा तो कितने बरस का था? ऑप्शंस आपके सामने 8-9 साल का था कि 9-10 साल का कि 10-11 की 12-13। जैसे ही 12-13 आएगा बुक पढ़े होंगे, बुक में लिखा गया पहली बार दिखे बहादुर 12-13 साल का था, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 50 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? कह रहा है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है? रामविलास शर्मा को, कि नलिनी विलोचन शर्मा को, कि अमरकांत को, कि यतीन्द्र मिश्र को? चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको कमेंट कीजिए। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आपसे शायद 60 ऑब्जेक्टिव पूछे या पूछेगा 100, आपको किन्हीं 50 का ही उत्तर देना है। तो कोई 50 वहां पे आप बना सकते हैं, शुरू से ही नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्न की चर्चा कर लेंगे तो आपका पूरा हिंदी का सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। उसके साथ साथ इसमें से 100 प्रश्न आपके दिमाग में और याद हो गए। यहाँ से अभी प्रश्न आएगा तो एग्जाम में गलत करने जा रहे हैं नहीं, क्योंकि आपके दिमाग अगर यहाँ पे होगा, कमेंट बॉक्स में आप कोई भी बात इधर उधर की नहीं कर रहे होंगे, सीधे आंसर दे रहे होंगे, प्रश्न पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, आपके कान में मेरा आवाज जा रहा है, तो एग्जाम में याद आएगा कि हाँ ये हम लोग पढ़े थे क्लास में। सही और सटीक उत्तर जल्दी से आप करके आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न। जल्दी जल्दी उत्तर देते चलिए, हम लोग पूरे 100 में 100 को समाप्त कर देंगे आज ही के क्लास में। कह रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? अब सोचिए, अगर बुक का लाइन नहीं पढ़े होंगे तो कैसे इसका उत्तर दे पाएंगे? बुक में लिखा गया है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 51 का। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 52 नंबर प्रश्न। कह रहा है डैश डैश साल के थे तब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई। आपको बताना है कि कितने साल के बिरजू महाराज थे तो उनके बाबूजी की मृत्यु हो जाता है। तो 9.5 साल के थे, जो रसीम बाजपेयी उनकी शिष्या के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है, उसी में बताते हैं बिरजू महाराज कि उनके पिता की मृत्यु जब वो 9.5 साल के थे तभी हो गया था, लूह लगने के कारण। इसलिए मैं बोलता हूँ बुक जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 53 नंबर प्रश्न। कह रहा है कितने रुपये नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गंडा बंधवाया था? देखिए कितना शानदार प्रश्न, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और बुक आप जो भी छात्र पढ़े होंगे तो देखते देखते ऑप्शन कमेंट कर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए, 53 का लिखिए में ए बी सी डी जो आपको सही लग रहा है। क्लास देखने के लिए लाइव चैट में अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके पास अपडेट आएगा। डेली इवनिंग में क्लास होता है, आप क्लास कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल हो गया, टेलीग्राम पे इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं सभी PDF वगैरह सभी भेजते रहता हूँ, उसके साथ साथ सभी क्लास का लिंक। और ये सभी का लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो आप ARCareerPoint.in वेबसाइट जो है इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट, तो .in पे जाइए। सभी विषय का डेली वहां पे नया नया 2023 बोर्ड परीक्षा का टेस्ट सीरीज अपडेट किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में, वहां से जाकर टेस्ट सीरीज देते रहिएगा। कह रहा है कितने रुपए नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गांडा बंधवाया था? तो काफी विद्यार्थी 53 का ऑप्शन सी कमेंट किए हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा गूगल में, ARCareerPoint.in वेबसाइट आएगा, वहां पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, टेस्ट सीरीज 2023 के नाम से एक टैब बनाया हूं, उसमें सभी विषय का मैं डेली टेस्ट सीरीज अपडेट करता हूं, जिसमें सिर्फ गेस प्रश्न रहता है और बिल्कुल फ्री है, तो वहां से भी जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 54 नंबर प्रश्न का ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नृत्य कला से संबंधित है, तो ऑप्शन बी 54 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सर, 55 नंबर प्रश्न। कह रहा है लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है? लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है? और प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है, तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर। देखते देखते कमेंट करना है, नहीं मालूम है चिंता की कोई बात नहीं, याद करते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे सर, 56 नंबर प्रश्न। कह रहा है आबिन्यो है,
आबिन्यो की विधा पूछ रहा है। आबिन्यो क्या है? कहानी है कि कविता है कि जीवनी है कि ललित रचना है? जल्दी से बताएंगे। आबिन्यो क्या है? चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। इसका पाठ होता है और कहानी उसका विधा जो आपको पढ़ने को मिलता है वही पूछ रहा है। आबिन्यो क्या है? कहानी है कि कविता है कि जीवनी है कि ललित रचना है? तो 56 नंबर प्रश्न का जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं कि सर 56 का सही आंसर है ऑप्शन डी, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ललित रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने आबिन्यो में कितने गद्य की रचना की? 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने आबिन्यो में कितने गद्य की रचना की थी? तो प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 27 गद्य, बिल्कुल सही। 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बुक का लाइन नहीं पढ़ेंगे तो कहेंगे प्रश्न कहां से आ रहा है। सभी आबिन्यो वाले चैप्टर में स्पष्ट रूप से लेखक लिखते हैं कि 27 गद्य की उन्होंने रचना किया था 19 दिन के अपने प्रवास के दौरान। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 58 नंबर प्रश्न कह रहा है एक पतंग अनंत, जो एक पतंग अनंत है एक किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, विनोद कुमार शुक्ल की, यतीन्द्र मिश्र की, अशोक वाजपेयी। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था कि उस समय से कि कवि कविता उनकी रचना जरूर पढ़ेंगे। एक पतंग अनंत में जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? वाजपेयी जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न कह रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है? बउआ टाइप प्रश्न है अर्थात कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको किसने लिखा है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से पढ़िए, ऑप्शन उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, कि अनजान स्मृति को, कि स्व के बंधन को, कि उपयुक्त सभी को? तो सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं सर। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 60 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सभी गेस प्रश्न की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष हैं। देखिए बुक का लाइन बाय लाइन पूछा जा रहा है। नाखून हमारे किसके अवशेष हैं? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। मानवता के, कि दया के, कि पशुता के, कि करुणता के? जल्दी से बताएंगे किसका अवशेष है। तो नाखून हमारे जो है 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो नाखून हमारे पशुता का अवशेष है, ऑप्शन सी। काफी विद्यार्थी 61 का ऑप्शन सी कमेंट किए, जो भी कमेंट करे समझिए तूफानी लाल बन चुके हैं। 62 नंबर है फिनिक्स था। फिनिक्स क्या था? आश्रम था, कि विद्यालय था, कि चिड़ियाघर था, कि कैदखाना था? सीधे सीधे बुक का लाइन है, अगर पढ़े होंगे तो ऑप्शन ए के आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आश्रम जैसे ही पढ़ेंगे आप कमेंट कर देंगे कि फिनिक्स आश्रम था। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? काफी शानदार प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दीजिए। आपको 100 में 100 आंसर यहां पे सही करके जाना है आज के क्लास में। कह रहा है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन है 8वीं सदी से, कि 9वीं सदी से, कि 10वीं सदी से, कि 11वीं सदी से? जल्दी से बताइए 63 का सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में 63 का सही उत्तर सभी विद्यार्थी देने का प्रयास करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 63 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8वीं सदी से, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं सर 64 नंबर प्रश्न कह रहा है नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां मिलते हैं सर? तो दक्कन प्रदेश में, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी को सही उत्तर कर देना है 64 नंबर प्रश्न में। आगे बढ़ेंगे। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? देखते थे कहिएगा सर लेखक के साला जहां पे रहेगा, ऑप्शन बी पे है तो ओएमआर सीट मिलेगा, और 65 के सामने ऑप्शन बी कलर करके आ जाना है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? जो लेखक के रिश्तेदार आए थे वो बहादुर पर क्या आरोप लगाते हैं? ऑप्शन है मारपीट करने का, कि गाली देने का, कि पैसा चुराने का, कि अंगूठी चुराने का? जल्दी से सटीक उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। बुक अगर आप पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन अभी से भी पढ़ जाइएगा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आप कहिएगा सर कि लेखक के रिश्तेदार ने उस पर पैसा चुराने का झूठा आरोप लगाते हैं। तो ऑप्शन सी 66 का सही आंसर है। 67 नंबर प्रश्न कह रहे हु आर सुद्राज किसकी रचना है? हु आर सुद्राज
किसकी रचना है? पहले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, जैसे ही मैं बोल दिया पहला चैप्टर, आपके दिमाग में आना चाहिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात सर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो उसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, इन्हीं की रचना है हु आर शूद्राज। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 67 का। आगे बढ़ते हैं सर, 68 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म कहां हुआ था? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ये तो प्रश्न ऐसे भी आपको मालूम रहना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में। कहां हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कभी कभी पूछता है कब हुआ था, तो याद रखेंगे 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। देखिए सीधे सीधे बुक का लाइन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा में लाइन देखने को मिलता है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप दूध पानी के मिश्रण के समान है। तो ऑप्शन बी पे दिया गया, तो यही सही आंसर कर देंगे 69 का। बुक जरूर पढ़ेंगे भी सभी विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न। कह रहे 20 के दांत की विधा है। 20 के दांत कहानी की विधा क्या है? प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 20 के दांत कहानी की विधा कहानी है, बिल्कुल सही है, कहानी है सर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? किस पाठ में? सोचिए, लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ेंगे कहानी कविता का तभी सब प्रश्न बना पाएंगे। किस पाठ में आप पढ़ें कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं? कहिएगा सर 20 के दांत कहानी में पढ़े हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी कमेंट कर दीजिए, 71 का सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 72 नंबर प्रश्न। इसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। देखते हैं कौन विद्यार्थी सबसे पहले इसका सही और सटीक उत्तर दे पाता है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शंस आपके सामने है, विधि शास्त्र की, नीति शास्त्र की, भाषा विज्ञान की, द्वैत विज्ञान। क्या होगा सही उत्तर? 72 का आपको आंसर देना है। तो जो भी विद्यार्थी कहना है सर नीति शास्त्र, आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न। कह रहे समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स, यहाँ पे क्या है? विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे? समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे? प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1783 में पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, लेकिन आसान टाइप प्रश्न। अगर ध्यान से बारीकी से प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, अगर आप समझ लेंगे तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा, सही उत्तर आप दे पाएंगे। कह रहे मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है? मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति शास्त्रियों को अनायास से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है? तो वो देश है भारत। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 75 नंबर प्रश्न। कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स, देखिए कितना बार सभी रिपीटेड प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने का घड़ा मिला था? जो वारेन हेस्टिंग्स को सोने का घड़ा मिला था दारिस नामक, तो कितने दारिस उसका नाम था? प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर बुक पढ़े होंगे कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न है, 172 दारिस, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी 75 का सही आंसर है। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा, सभी ज्योत्सना लिखा गया है, कौन ज्योत्सना सही है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी वाला ज्योत्सना सही है। यही पूछा रहा था, व्याकरण से प्रश्न शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रश्न आपसे निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन आपको लग रहा है वाक्य शुद्ध है? जल्द से यह काम करना है, बिल्कुल गलत है। ये देखिए आपको उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि यह काम जल्दी से करना, यह भी गलत है। यह काम जल्दी करना है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 77 का। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? दो तरह की क्रिया हम लोग पढ़ते हैं, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म की पॉसिबिलिटी ही नहीं हो, सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म की पॉसिबिलिटी हो। जैसे कह रहा है श्याम भात खाता है, तो क्या खाता है? तो भात कर्म है। ज्योति रोती है, तो ज्योति रोती है, तो क्या रोती है? क्या रोती है आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इसका अर्थात कि इसके साथ रोना के साथ, हंसना के साथ कोई भी कर्म की संभावना नहीं, इसलिए अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ज्योति रोती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न। कह रहा है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं?
तो काम के नाम को बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं गुरुजी। ऑप्शन सी याद रखेंगे 79 का। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं शुरू से अभी तक आंसर देते हुए आ रहे हैं। अंत तक बने रहिए। जिनको भी टॉपर बनना है ध्यान से बिहार टॉपर सीरीज के सभी क्लास देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। arcareer.in वेबसाइट पर जाकर टेस्ट देते रहिएगा। चलिए 79 का हो गया सर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आसमान पर चढ़ा अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए बी सी डी। तो डी पर सही उत्तर है अत्यधिक प्रशंसा करके किसी को आसमान पे चढ़ा देना, ऑप्शन डी। आगे करें कान फूकना। यहां पे क्या है? कान फूकना इस तरह है। कान फूकना का अर्थ क्या है? तो दीक्षित करना, बिल्कुल सही, शिक्षित दीक्षित करना, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 81 का। आगे बढ़ते हैं सर 82 नंबर प्रश्न। कह कौन सा शब्द बहुवचन में है? बोलिए कौन सा शब्द इसमें बहुवचन में है? तो देखिए माता भी आपका बहुवचन में नहीं है, प्राण। प्राण क्या है? बहुवचन में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 82 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे गुरुजी 83 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत भी आई है, याद रखेंगे बहुवचन में प्राण होता है। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में देशज शब्द नहीं है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, देशज कौन नहीं है, इस प्रश्न को देखना है। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये सभी प्रश्न आपको पढ़ना है। तो देशज जो देसी भाषा के शब्द, लेकिन कह रहा है कौन नहीं है। देखिए पगड़ी भी देशज है, कटोरी भी है, खिचड़ी है, कौन नहीं है? तो डिगड़ी नहीं है, इंग्लिश शब्द है, ये आपका विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 83 का। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न। कह रहा है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आप जानते हैं शब्द के पहले लग के शब्द के अर्थ को बदलता है। तो अ उपसर्ग है सर, अभाव, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 84 का। आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए क्योंकि हम लोग पूरा 100 प्रश्न को आज के क्लास में समाप्त करना है। और उसके साथ साथ हिंदी है तो इसमें कुछ भी आपको बनाना नहीं है, सीधे प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर देखेंगे और आंसर कमेंट कर देंगे। नहीं मालूम है तो मैं सही उत्तर बता रहा हूं, याद करेंगे। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो जैसे मैंने उपसर्ग में बताया उपसर्ग शुरू में लगता है, वैसे ही प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो अंतिम में कौन प्रत्यय है? तो इम, अंतिम इम आ रहा है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 85 का। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 86 नंबर प्रश्न। कह रहा है पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखेंगे यहां पे नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कौन है, नहीं है, इस प्रश्न पे ध्यान देना है। आत्मज नहीं है, बाकी जनक भी है, तात भी है, पितृ भी है, तो आत्मज नहीं है सर, तो ऑप्शन बी। 87 नंबर के प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर देखिए कौन नहीं है, बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है। तो 87 का सही आंसर देखिए सुधा भी है, पीयूष भी है, मधु भी है, कौन नहीं है? रसाल नहीं है। तो ऑप्शन डी। रसाल किसको बोलते हैं? आम को बोलते हैं, याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो वाचाल नहीं है। मुख माने क्या होता है? जो कम बोले, जैसे हरास, गौड़, साफ। और वाचाल क्या होगा? जो ज्यादा बोलता हो। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न कह रहा है यशोदा में प्रस्तुत संधि है। यशोदा किस संधि का उदाहरण है? कहेगा सर यशः प्लस दा, तो दो बिंदु आ गया तो विसर्ग आ गया, तो विसर्ग संधि, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी विसर्ग संधि का उदाहरण है यशोदा। 90 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो प्रश्न कह रहा है कि महोदय का संधि विच्छेद है। तो महोदय का संधि विच्छेद, तो महा प्लस उदय बराबर महोदय कहां पे दिया गया है? ऑप्शन डी पे दिया गया है। काफी देखिए व्याकरण खंड से मैं बोला शुरू में, पूरा हिंदी का आपका रिवीजन हो रहा है। नवग्रह कौन समास है? सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे कि 91 का सही उत्तर क्या होगा। नवग्रह जो है वो किस समास का उदाहरण है? सर प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो नौ ग्रहों का समाहार अर्थात की द्विगु समास, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो द्विगु समास होता है। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 91 का। 92 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो जैसे ही यहां पे योजक चिन्ह है, दोनों पद प्रधान हो जाए तो द्वंद्व समास हो जाता है। ऑप्शन बी पाप और पुण्य। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 93 नंबर प्रश्न। कह रहा है जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, उसे बोलते हैं दुर्गम है। इसे पार करना कठिन है, दुर्गम है सर, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 94 नंबर प्रश्न, दही है। दही कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग की, पुल्लिंग की, उभयलिंग की, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। 94 का आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी कि दही कौन सा लिंग है? तो दही पुल्लिंग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर रट जाएंगे। 95 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा के सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन डी पे दिया है, तो यही सही उत्तर होगा। 96 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, बउआ टाइप प्रश्न है, 11 होता है। स्वर हिंदी वर्णमाला में कितना होता है? 11। तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 97 नंबर प्रश्न की बात करें तो करें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? जिसे पूरे जाति का बोध हो तो लड़का, लड़का से क्या हो रहा है? पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 98 नंबर प्रश्न करें निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक, ध्यान से अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे है क्या, कुछ, कौन, यहाँ पे देखिए दुख आ गया, यहाँ पे क्या है? यह, यहाँ पे ऑप्शन है यह, तो यह ही निश्चयवाचक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्या होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, कौन होगा नहीं, यहाँ पे था यह, ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया था गलती से, तो यहाँ पे यह है। तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। 99 नंबर प्रश्न है मानव शब्द का विशेषण बनेगा मानवीय, बिल्कुल सही। मानव का विशेषण क्या बनता है? मानवीय। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो वृक्ष से पत्ता गिरना आपादान, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का। तो इस तरह आज हम लोग हिंदी के एक नए मॉडल पेपर को समाप्त कर दिए हैं चर्चा करके। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आज में से कुल कितने प्रश्नों का जवाब आपने सही सही दिया। फिर कल इवनिंग में मिलेंगे तो किसी अगले मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण। तब तक इन प्रश्नों को बार बार देखकर रिवीजन कर लीजिए, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। और अधिक क्लास देखने के लिए बिहार टॉपर सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। सभी मैथ, सभी विषय का क्लास चल रहा है, तो मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस सभी का क्लास आप देख सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देखते रहिए सभी क्लासेज, अपनी तैयारी को शानदार करते रहिए। फिर कल मिलेंगे तो किसी और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।